स्टार्ट। आज हम करने वाले हैं HPSC सब्जेक्टिव पेपर जो दिसंबर 23 में हुआ था, सॉल्यूशन। ठीक है, एक बार पहले भी हम ट्राई कर चुके हैं लेकिन फेल हो गए थे। ठीक है, क्लास रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी। तो आज हम फिर से सॉल्यूशन करने वाले हैं और मैं ये एश्योर नहीं कर रही हूँ कि मैं आपको सिखा दूंगी कि ऐसे ऐसे, मैं सिर्फ गाइडलाइन दे सकती हूँ, करना आप लोगों को है, मैं बता सकती हूँ। और अगर मैं प्रैक्टिस करवा रही हूँ कि आपको किसी सब्जेक्टिव एग्जाम्स की क्वेश्चन लिखने कैसे हैं, स्पीड क्या रखनी है, आपको ट्राई करना है। सबसे पहले वो क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं जिनमें आपका टाइम आपको लगे कि आप कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो और बहुत जल्दी कर सकते हो। उसके बाद बाकी के क्वेश्चंस, क्योंकि देखिए उससे कॉन्फिडेंस भी आएगा कि आपने इतने क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आपने स्टार्टिंग में सीक्वेंशियल ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि आपने पहले पहला किया दूसरा किया, समझ गए हो मेरी बात, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन फर्स्ट, जिसमें क्या दिया हुआ है, प्रूव और डिसप्रूव दैट इफ a plus b is equal to c plus d and a square b square plus b square is equal to c square plus d square, then हमें प्रूव करना है a raised to power n plus b raised to power n is equal to c raised to power n plus d raised to power n for all n belong to natural number। जैसे ही मुझे ये क्वेश्चन दिखा, इस क्वेश्चन में दो चीजें 1 के लिए 2 के लिए ऑलरेडी गिवन है कंडीशन और n के लिए हमें प्रूव करना है। हाँ, अभी ये HPSC सब्जेक्टिव के लिए क्लास है जोबनप्रीत कौर। ठीक है, हमारी जो क्लास होनी थी रेगुलर, जो एस्टेट की लाइव क्लास होती है, वो इसके बाद होगी। पहले हम ये क्लास ले रहे हैं, उसके बाद वो क्लास करेंगे। ठीक है, देखिए 2 के लिए दिया हुआ है, n के लिए प्रूव करना है। तो मुझे क्या दिखा है इसमें कि 2 के लिए प्रूव किया है और नेक्स्ट नंबर यानी 1 के बाद 2 के लिए प्रूव किया है, और n के लिए और फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर के लिए पूछता है हमसे। तो क्वेश्चन कहां से है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले करते हैं स्टार्ट हमारी क्लास। जब भी हमें ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना होता है, तो जो भी हमें गिवन होता है सब्जेक्टिव अप्रोच से अगर हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, तो सबसे पहले जो कंडीशंस हमें दी है वो लिखनी है। क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट क्या लिखा हुआ है, a plus b is equal to c plus d and a square plus b square is equal to c square plus d square। ठीक है, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, a raised to power n plus b raised to power n is equal to c raised to power n d raised to power n for all n belong to natural number। We prove this equation star बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन जैसा कि आप लोगों को पता है, सिर्फ हम नेचुरल नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, या होल नंबर पे या पॉजिटिव इंटीजर्स पे। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब, क्या हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रियल्स पे प्रूव कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि हम उन्हीं नंबर्स पे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई कर सकते हैं जहां पे हम नेक्स्ट बता पाते हैं कि 1 के जस्ट बाद 2 है, 2 के जस्ट बाद 3 है, 3 के जस्ट बाद 4 है। उन्हीं क्वेश्चंस पे हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और जब भी हम प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन अप्लाई करते हैं किसी भी स्टेटमेंट के लिए, तो हम सबसे पहले उस स्टेटमेंट को एज्यूम कर लेते हैं कि दिस इज द स्टेटमेंट Pn एंड वी प्रूव इट बाय पुटिंग वैल्यू n इज इक्वल टू 1 और 2 या 0। उसके बाद हम एज्यूम करते हैं गिवन स्टेटमेंट। ये सभी क्वेश्चंस पे आप अप्लाई कर सकते हो, कॉन्सेप्ट आपके पास है, आपको स्टेप्स ये रहेंगे। ठीक है, इसके बाद इस क्लास के जस्ट बाद हम स्टेट वाली क्लास जो हमारी रेगुलर चल रही है वो लेंगे। अभी हम सब्जेक्टिव का सॉल्यूशन कर रहे हैं विजेंद्र कौर। ठीक है, तो देखिए, तो क्या करेंगे हम, k के लिए एज्यूम करेंगे और नेक्स्ट नंबर k के जस्ट बाद k प्लस 1 के लिए हम प्रूव कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हम प्रूव करते हैं, तो गिवन स्टेटमेंट को Pn एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट Pn क्या दे रखी है हमें, जो हमें प्रूव करनी है, इक्वेशन स्टार an प्लस bn इज इक्वल टू cn प्लस dn।
ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं हम। नाउ पुट n इज इक्वल टू 1। अगर हम इन इक्वेशन 1 में n को 1 पुट कर दीजिए तो P1 किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस b इज इक्वल टू c प्लस d। ट्रू, सिंस a plus b is equal to c plus d is given in the क्वेश्चन में given है ये, ठीक है। 1 के लिए हमने ट्रू प्रूव कर दिया। and now put n is equal to 2 in equation 1, तो P2 क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। ट्रू, hence Pn is true, statement Pn is true for n is equal to 1 and n is equal to 2, ठीक है। hence Pn is true for n is equal to 1 and n is equal to 2। assume that, second step हमारा क्या होता है, assume that Pn given in equation 1 is true for n is equal to k। हम assume कर लेते हैं कि given statement true है for n is equal to k, तो वो क्या होगा, pk a raised to power k plus b raised to power k is equal to c की पावर k plus d की पावर k, ठीक है, इक्वेशन 2। अब इसका यूज करके हम प्रूव कर रहे होंगे k प्लस 1 के लिए, ठीक है। नाउ वी सेल नाउ लिख सकते थे, वी सेल नाउ प्रूव इक्वेशन 1 is true for n is equal to k plus 1। that is, इसका मतलब क्या है, p n की जगह k plus 1 a raised to power k plus 1 plus b raised to power k plus 1 is equal to c की पावर k plus 1 plus d की पावर k plus 1, ठीक है। तो ये हमें प्रूव करना है। जब कभी भी आपको प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कुछ प्रूव करना होता है तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए और राइट हैंड साइड को प्रूव कर दीजिए। तो क्या होगा, टेक लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3। हमने इक्वेशन 3 की लेफ्ट हैंड साइड ली, जिसमें क्या दिया हुआ है, a की पावर k प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर k प्लस 1, ठीक है। अब हम इक्वेशन 2 का यूज करते हुए इसकी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पूरी इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड ये है, ठीक है, एड एंड सब्ट्रैक्ट a raised to power k b and b raised to power k a in इक्वेशन ये बना लेते हैं 4। इक्वेशन 4 में हम ये पुट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, a की पावर k प्लस 1 प्लस b रेज टू पावर k प्लस 1 प्लस a की पावर k b, यही ऐड किया यही सब्ट्रैक्ट किया। सिमिलर b की पावर k a ऐड किया और यही किया सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें से ये ले हम और ये इन दोनों में से a कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचेगा, a की पावर k प्लस a बाहर आ गया b की पावर k, ठीक है। अब इसमें से और इसके प्लस वाले पार्ट से हम क्या कॉमन ले लेते हैं, b कॉमन लिया, a रेज टू पावर k प्लस b रेज टू पावर k, माइनस वाले टर्म यहाँ लिख लेते हैं, a की पावर k b माइनस b की पावर k a, ठीक है भाई। अब देखिए इन दोनों में से ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, a की पावर k प्लस b की पावर k हमारा कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया, a प्लस b माइनस, यहां से इन दोनों में से a भी कॉमन ले तो अंदर क्या बचेगा, a की पावर k माइनस 1 प्लस b की पावर k माइनस 1, ठीक है। अब हमें ये प्रूफ,
और ये गिवन है हमारे क्वेश्चन में। ये भी क्या है कि हम अगर देखिए फर्स्ट के लिए जो हमने अज्यूम किया था कि जो Pn स्टेटमेंट है वो के लिए ट्रू है, यानी कि a की पावर k प्लस b की पावर k को रिप्लेस कर सकते हो आप c की पावर k प्लस d की पावर k से। और 1 के लिए ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि जो भी आपकी स्टेटमेंट है वो a प्लस b किसके इक्वल है, c प्लस d, और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर किसके इक्वल है, c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। इन सभी का यूज करते हुए यूजिंग इक्वेशन नंबर डाल देना। यहाँ पे इक्वेशन हमारी इक्वेशन 2 है एंड इक्वेशन स्टार से पहले इसको डबल स्टार नाम दे देते हैं हम, ये इस इक्वेशन का नाम दे देते हैं हम, ठीक है। और इक्वेशन 2 का यूज करते हुए बाय यूजिंग, यहाँ पे लिख देना बाय यूजिंग इक्वेशन 2 एंड डबल स्टार वी गेट, इसको किससे रिप्लेस कर सकते हैं अब, c की पावर k प्लस d की पावर k, और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं c प्लस d, ठीक है। अब ये वाला पार्ट रह गया, इसको भी हम इक्वेशन डबल स्टार जो हमने ली है उसी का यूज करेंगे हम। क्या दिया हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ये है, ठीक है। और फर्स्ट वाले इक्वेशन क्या है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो यहां से क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें साथ में 2ab आएगा या 2cd आएगा, ठीक है। ये दोनों तो इक्वल ही हैं यहाँ पे, ये जो सेकंड डबल स्टार इक्वेशन में हमने लिखा है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा 2ab 2cd इक्वल है अगर, तो नंबर तो सेम ही है 2 2, तो ए बी को किससे रिप्लेस करवा सकते हो, सी डी से, ठीक है। ए बी किससे रिप्लेस हो जाएगा, सी डी से, और ये कैसे रिप्लेस हो जाएंगे, सी, क्योंकि के लिए ट्रू है तो k माइनस 1 के लिए भी ट्रू था, c माइनस के प्लस डी की पावर k माइनस 1। इसको अगेन जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं पे पहुंच गए हैं हम। अगर अंदर मल्टीप्लाई करवाओगे तो क्या आ जाएगा, c की पावर k प्लस 1, d की पावर k प्लस 1 प्लस c की पावर k d प्लस d की पावर k c, इनकी मल्टीप्लाई करवाई है और इन दोनों को बाहर लिखोगे जब, तो ये आ जाएगा c की पावर k d माइनस d की पावर k c, जो ये कैंसिल आउट होंगे और ये क्या आ जाएगी, c की पावर k प्लस 1 प्लस d की पावर k प्लस 1, दैट इज राइट हैंड साइड। यानी हमने क्या प्रूव कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल। हम कहां से शुरू किया था, हमने a की पावर k प्लस 1 प्लस b की पावर k प्लस 1 से शुरू किया था और पहुंच गए हम c की पावर k प्लस 1 d की पावर k प्लस, दैट इज, ठीक है। हेंस जो pn स्टेटमेंट हमने अज्यूम की है, pn इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। हेंस pn जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है फॉर n प्लस फॉर ऑल नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका था प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से हमने प्रूव किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए मैंने आपको समझाया भी है और देख लीजिए हमें कितना टाइम लगा है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन इससे हम एक आइडिया नहीं लगा सकते हैं, हमें हमारे सभी कॉन्सेप्ट्स को करना है। हमें नहीं पता है, जैसे हम इस एक पेपर से आइडिया नहीं लगा सकते हैं कि जहां से जिस एरिया से उन्होंने क्वेश्चन पूछे, उन्होंने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पूछा, सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारा सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन आया जो था बाइजेक्शन पूछी गई थी, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, देन कॉम्प्लेक्स से, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से 2 क्वेश्चन, यानी लीनियर अलजेब्रा तक हम अगर बात करते हैं तो 3 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। अलजेब्रा से लेकर हम लीनियर तक पहुंच जाते हैं तो 3 क्वेश्चन हो जाते हैं, जिसमें एक डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स बन जाती है जिसमें PA इनवर्स और एक आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर ही पूछा था, एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन जिसको भी हम मैट्रिक्स की हेल्प से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 3 क्वेश्चन,
यानी कि एलजेब्रा, लीनियर एलजेब्रा ग्रेजुएशन का, और हमारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से एपी की बजाय उन्होंने एचपी पे ले जा करके हमारी एलिमेंट्स की बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं एपीजीपी में दिए हुए हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट के, उन्होंने एपीजीपी को एचपी पे लेके सॉल्व किया। 2 क्वेश्चन ऐसे दिए जिन्होंने एपीजीपी पे ले जा करके ले गया। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि हर कॉन्सेप्ट आप पढ़ पाओ। देखिए हमारे पास टाइम कम है और कॉन्सेप्ट ज्यादा हैं, तो आपको किन किन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो लिख तो अपने आप ही दोगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है, नहीं कर पाओगे। आप लिख के ही आए हो, बहुत सारे पेपर आपने दिए हैं, सब्जेक्टिव पेपर 18 बुक ग्रेजुएशन की, उसके बाद 10 बुक 10 यानी कि 5 एक ईयर में, एमएससी में 10, फिर अगले ईयर 10। तो आपने बहुत सारी थ्योरम्स के प्रूफ लिखे हैं, तो लिख तो आप दोगे, लेकिन बात ये आती है कि कॉन्सेप्ट्स आपके कितने क्लियर हैं, और उनके लिए आपको एलिमेंट्स की बुक या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स पढ़ने की जरूरत है। उनको एक बार रीड आउट करके ही जाओगे। उसके साथ साथ लीनियर एलजेब्रा, स्पेशल फंक्शन, ठीक है, साथ में हमारा कौन सा बुक रह गया अब हमारी, स्पेशल फंक्शन से पूछ लिया है, पता नहीं आए ना, नंबर थ्योरी करोगे, नंबर थ्योरी से क्वेश्चन आए भी थे। ठीक है भाई, अब देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट, बातें बहुत होगी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्या दिया हुआ है, इफ Z1 एंड Z2, और मैं ये श्योर नहीं कर रही हूँ, आपको अपनी टाइमिंग चेक करनी है, और एक ही टाइप के सेम टाइप के क्वेश्चंस बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, उससे अपना टाइम बचाइए। अगर आपको उस टाइप के क्वेश्चन आप कर पा रहे हो तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चले जाइए, फिर नेक्स्ट टू नेक्स्ट। ठीक है, तो इन टेस्ट सीरीज के चक्कर में मत पड़ो, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार, अगर आपने एस्टेट की तैयारी की है तो खुद के नोट्स बने होंगे, उनको एक बार सभी नोट्स को रिवाइज कर दीजिए। क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, देखिए क्वेश्चन 2.5 में भी आ रहे हैं, 5 में भी आ रहे हैं, और 10 में भी। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी थ्योरम्स ही आपको पढ़नी है, छोटे कॉन्सेप्ट से भी क्वेश्चंस बन रहे हैं और बन सकते हैं। ठीक है, तो सारा रिवाइज करने की ही जरूरत है, और 1 महीने में हम सारा रिवाइज तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन कोशिश कर रहेगी कि आपको हर टाइप के क्वेश्चंस की पीडीएफ में प्रोवाइड करवा पाऊं। ठीक है भाई, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, सेकंड हमारा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से है। इफ Z1 एंड Z2 बोथ, और ये ज्यादा है नहीं, बेसिक प्रॉपर्टी यूज की है आर्ग्यूमेंट की और मॉडुलस की। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है ये, Z1 एंड Z2 बोथ सेटिस्फाइंग द रिलेशन Z plus Z bar is equal to twice of Z minus 1 mod, एंड आर्ग्यूमेंट है ये, आर्ग्यूमेंट। ठीक है, argument Z1 minus Z2 is equal to pi by 4, then find out the imaginary part of Z1 plus Z2। ठीक है, सबसे पहली बात आपको क्या करना है, जो गिवन है उसको लिख दो, सॉल्व कर दो, जैसा कि हम ऑब्जेक्टिव पेपर में भी करते हैं। हम क्वेश्चन की हर एक वर्ड जो भी उसने दिया है, उसने सॉल्व करवाने के लिए जो इंफॉर्मेशन हमें दी है, उन इंफॉर्मेशन का यूज करते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसको आगे करो पीछे करो, ऐसा नहीं है ये स्टेप 1 आएगा ये स्टेप 2 आएगा, अरे वो आपसे क्वेश्चन निकलवा रहा है कि क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आपको सारे स्टेप्स अगर पता है, एक आगे लिखा है पीछे लिखा है, कोई मैटर नहीं करता, आपने सही लिखा हुआ होना चाहिए। और ये नहीं हो कि आपका 10 नंबर का क्वेश्चन हो और आपने 3-4 स्टेप में खत्म कर दिया। अगर 10 का है तो 10 के हिसाब से करना है, 2.5 नंबर में दिया है उसके हिसाब से, 5 में दिया 5 के अकॉर्डिंग। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है इररेलेवेंट स्टेप्स बढ़ा रहे हो, ठीक है, वो मैटर नहीं करेगा, रेलेवेंट होने चाहिए, एक्यूरेट होने चाहिए, और नंबर ऑफ स्टेप्स कम भी हो जाए तो मैटर, लेकिन 10 का 4 में खत्म नहीं करना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो देखिए क्या दिया हुआ था, लेट Z1 एंड Z2 कैसे नंबर दिए हुए हैं, इमेजिनरी यानी कॉम्प्लेक्स, बी एनी 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, कैसे नंबर्स दिए हुए हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, किस फॉर्म में है, Z1 को क्या लिखोगे, x1 प्लस आयोटा y1, एंड Z2 को क्या लिखेंगे हम, x2 प्लस आयोटा y2। इस Z1 Z2 को देखते ही मैंने ये लिख दिया। उसके बाद कंडीशन क्या दी हुई है, Z प्लस Z बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ Z माइनस 1 मोड। ठीक है, इफ Z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, Z बी एनी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो Z को क्या लिखोगे, x प्लस आयोटा y,
और z बार क्या हो जाएगा, x आयोटा के साथ वाली टर्म का साइन चेंज हो जाता है माइनस आयोटा y, दोनों को ऐड करना है इसके अकॉर्डिंग, z प्लस z बार इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ x, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, बाय 2 कह सकते हो, x की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास, ये मैं यहीं पे कर रही हूँ, आप लोगों को नेक्स्ट पेज पे करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, उसके बाद लेफ्ट साइड में जो भी दिया हुआ है उसको हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, z given that z plus z bar is twice of mod of z minus 1, इसकी वैल्यू क्या निकाली अभी इक्वेशन स्टार में, 2x is equal to twice of mod x, z की जगह क्या रख सकते हैं, x plus iota y minus 1 mod। ठीक है, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, x is equal to, मोड को सिंप्लीफाई करते हैं, मॉडुलस ऑफ मेंशन भी कर देना यहाँ पे, मॉडुलस किसके बराबर होता है, मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट। ठीक है, वो लिखना है आपको, z x इज इक्वल टू, 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, x ये हम रियल पार्ट को इकट्ठा कर लेते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, यहाँ से वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, या 2x किसके बराबर आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, उसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी हमें जो दे रखी है कि आर्ग्यूमेंट z1 माइनस z2 किसके बराबर है, पाई बाय 2 के, तो हम आर्ग्यूमेंट यूज कर लेते हैं, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट चेक कर लेते हैं कि आर्ग्यूमेंट हमारा क्या होगा, गिवन दैट आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 माइनस z2 इज पाई बाय 4, आर्ग्यूमेंट क्या होगा, टेंजेंट इनवर्स y बाय x होता है, तो z1 क्या है हमारा y, तो क्या हो जाएगा y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये अगर जाएगा तो 1 बना देगा, दैट इंप्लाइज y1 माइनस y2 इज इक्वल टू टेंजेंट पाई बाय 4 1 इज x1 माइनस x2। ठीक है, यहाँ से क्या इंप्लाई हो गया कि डिफरेंस हमारा रियल और इमेजिनरी टर्म्स का डिफरेंस क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इस इक्वेशन 2 का यूज करते हुए इक्वेशन जो 1 बनी थी हमारी, इक्वेशन 1 क्या है, ये इक्वेशन 1 को हम सिंप्लीफाई करते हैं अब, नाउ बाय यूजिंग इक्वेशन 1 क्या दे रखी है, 2x1 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस 1, माइनस है प्लस है, क्या है माइनस प्लस है। ठीक है भाई, y स्क्वायर प्लस 1 y1 स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। ऐसे ही हम x2 पुट कर दें अगर, तो ये क्या आ जाएगा y2 स्क्वायर प्लस 1, इक्वेशन नंबर 4, और इनको कर दीजिए सब्ट्रैक्ट, ये माइनस क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर, 1 से 1 हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो ये क्या आ जाएगा, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू y स्क्वायर y1 माइनस y2 इंटू 2 भी है ना, इसमें 2 कॉमन है तो लिख लीजिए y1 प्लस y2, ये तो इक्वल है, ये यूज करके इक्वेशन 2 को ये कैंसिल हो जाएंगे, किसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आपको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है, that implies y1 plus y2 is equal to 2, that is imaginary part of z1 plus z2। ठीक है, z1 plus z2 का इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया है हमारा, किसके बराबर आ गया है, 2 के बराबर आ गया। ठीक है, तो जहां पे हमने लिखा था यहाँ पे आप टू प्रूव भी लिख लेना, यहाँ पे साथ में, यहाँ पे स्किप हो गया था एक स्टेप, टू प्रूव z1 प्लस z2 इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2, या टू फाइंड लिख सकते हो यहाँ पे, टू फाइंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 प्लस z2 दैट इज y1 प्लस y2, ऐड करोगे। ठीक है,
इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पहले जो इन्होंने दे रखी है पहले आप लिखोगे, उसके बाद जो जो इन्फॉर्मेशन दी है उनको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट एंड सॉल्यूशन तक पहुंचना है। जो जो स्टेप हम स्किप कर रहे होते थे जब हम ऑब्जेक्टिव अप्रोच से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, सब कुछ आपको बस लिखना है अपनी लैंग्वेज में। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 दो पार्ट में आया है। इवन इसने दो पार्ट में उस दोनों पार्ट्स के भी सब पार्ट्स बना रखे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है। अ बॉक्स कंटेन्स 7 blue balls socks and 5 red socks, then find number ओहो बीच में क्या दे दिया इसने, मार्क्स दे दिए बहुत बढ़िया। ठीक है, इसने जो राइट साइड में क्वेश्चन की नंबरिंग थी, कितने नंबर का क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में ही ऐड कर दिया, बहुत बढ़िया। ठीक है, देखिए क्या पूछा है। अ बॉक्स कंटेन 7 ब्लू सॉक्स 5 रेड सॉक्स, फाइंड नंबर ऑफ वेज 2 सॉक्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स इफ फर्स्ट है दे कैन बी एनी ऑफ द कलर, दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट का ए का सॉल्यूशन। क्या क्या दिया हुआ है। लेट बॉक्स बी कंटेन्स 7, या फिर आप अपनी लैंग्वेज में नंबर ऑफ बॉल्स लिख लेना, ब्लू नंबर ऑफ, यहाँ पे डायरेक्ट ये लिख सकते हो नंबर ऑफ ब्लू सॉक्स क्या है 7, नंबर ऑफ रेड सॉक्स इज 5। ठीक है, हमें क्या पूछा है कि 2 ड्रॉ करनी है, इस बॉक्स में से दोनों किसी भी कलर की हो सकती हैं। अब टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी हैं, उसमें से 2 वो किसी भी कलर की हो सकती है। तो जब भी सिलेक्शन की बात होती है तो कॉम्बिनेशन यूज होता है, जहां अरेंजमेंट की बात होती है वहां परमुटेशन यूज होता है। हमें सेलेक्ट करनी है 12 में से 2 और वो किसी भी कलर की होगी, तो यहाँ पे पहले टोटल नंबर ऑफ बॉल्स लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 12। ठीक है, अब 2 बॉल आर ड्रॉन, यानी 12 में से 2 वो किसी भी कलर की हो। फर्स्ट पार्ट के लिए 12C2, और जब भी यहाँ पे यूज कर बाय यूजिंग फॉर्मूला लिख लेना, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, NCR n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, n में से r सेलेक्ट करना r फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 12 2 तक खोलते हैं, जैसे हम करते हैं सिंप्लीफाई तो आप अपने तरीके से कर ही सकते हो। 12 को 10 2 बार लिखना है ना, और फिर 2 को 1 तक लिख के, यानी यहाँ वाले नंबर तक खोल देते हैं, ऊपर वाले को अगर बड़ा है और नीचे जो भी नंबर है उसको 1 तक ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आ जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ वेज जो भी लिखा हुआ है, ड्रॉइंग 2 सॉक्स कैन बी ड्रॉन फॉर 2 socks drawn from the box, 2 socks of any of the color भी लिख सकते हो साथ में, drawn from box B। ठीक है, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर। सिमिलर सेकंड कर सकते हो, सेकंड में क्या होगा, क्या दिया हुआ है सेकंड, दे मस्ट बी ऑफ द सेम कलर। वो जो 2 आपको सेलेक्ट करनी है वो एक ही कलर की होनी चाहिए। अब हमारे पास 2 कलर हैं, ब्लू है और रेड है। अब वो दोनों ब्लू की हो सकती है, वो दोनों रेड की हो सकती है। अब 2 सेलेक्ट कर ली है, जब भी और आता है तो हम प्लस करते हैं,
तो आपको वो भी प्लस करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कैसे लिखोगे सॉल्यूशन? total number of ways for ball drawn are of the same कलर की होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होगा, टोटल हमारे पास ब्लू बॉल कितनी है, 7 है, और 5 है हमारे पास रेड। तो इसमें से 2, इनमें से 2, और जब भी होता है प्लस एडिशन लो यूज करके, ठीक है। 2.5 के 5 नंबर के 2 क्वेश्चन थे, तो इतना भी इनफ है, ठीक है। और क्या ही बढ़ाओगे आप स्टेप्स को, ठीक है भाई। इसको 2 तक लिख दिया, 2 into 1 plus 5 into 4 और फिर 2 into 1 3 2 21 plus 10 31 नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे, नंबर ऑफ वेज होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट, थर्ड का ही सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है। कंसीडर द फंक्शन कहां से कहां डिफाइन है, n क्रॉस n से n पे डिफाइन है, सच दैट f of x y is equal to 2x plus 1 into 2 की पावर y minus 1 where n is the natural number including 0, ठीक है। check whether function is bijective or not, ठीक है। करते हैं सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। लेट f इज अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम n क्रॉस n टू n, और वो कैसे डिफाइन है, f of x इज इक्वल टू 2x प्लस 1 इंटू 2 की पावर y माइनस 1, इस टाइप से ही डिफाइन है। 2 की पावर x 2x प्लस 1 2 की पावर y माइनस 1, ठीक है भाई, ये डिफाइन है, ठीक है। फर्स्ट सबसे पहले जब कभी भी फंक्शन में 1 1 ऑन 2 सिर्फ बाइजेक्शन पूछा है, इसका मतलब फंक्शन डिफाइंड तो है। सबसे पहली कंडीशन होती है हमारी चेक करना कि फंक्शन डिफाइंड है या नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका 5 नंबर में है, तो आपको उसकी डिफाइननेस यानी कि डिफाइंड है या नहीं है वो चेक करने की जरूरत नहीं है। कर भी देते तो 3 ही स्टेप होते हैं। क्या होता है कि आप क्या करते हो, एलिमेंट्स को इक्वल लेके चलते हो, इमेजेस को इक्वल प्रूव कर देते हो फॉर प्रूविंग वेल डिफाइंड। उसके बाद 1 1 हमने सीख रखा है 3-4 तरीके से 1 1 को प्रूव करना। फर्स्ट कि अगर आपका फंक्शन, अगर हम ग्राफिकली देखते हैं, मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करवाया है और वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर फंक्शन को वेल डिफाइंड चेक करना है तो वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है, और 1 1 चेक करना है तो हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट होता है, ठीक है। दूसरा डेफिनेशन अप्रोच। डेफिनेशन क्या कहती है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट है और डिस्टिंक्ट इमेज। अगर प्रूव करना है 1 1 तो अगर इमेजेस अलग हैं, इमेजेस इक्वल हैं, तो एलिमेंट को भी इक्वल होना होगा 1 1 के लिए, क्योंकि डेफिनेशन कहती है कि अलग अलग एलिमेंट के पास अलग अलग इमेजेस होगी, ठीक है। कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होगा 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए, ऐसा नहीं मिलेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहली कंडीशन फॉर 1 1 अगर आप यहाँ पे वेल डिफाइंड प्रूव करना चाहते हो कर सकते हो, कोई इशू नहीं, 3 ही स्टेप होते हैं। 1 1 का उल्टा कह देते हैं इसको हम, एलिमेंट को लेके चलना है इक्वल और इमेजेस को प्रूव करना है आपको इक्वल। अब 1 1 के लिए आपको क्या करना है, आप कर सकते हो, इससे पहले वो स्टेप कोई इशू नहीं है। फॉर 1 1 क्या करते हो, इफ एलिमेंट्स आर इक्वल, इमेजेस आर इक्वल, इमेजेस किन की, यहाँ देखिए ऑर्डर्ड पेयर है, यहाँ पे क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो यहाँ x की बजाय क्या है, एक्स वाई है। डोमेन के एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर है, इमेजेस आपको n में मिल रही है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इमेजेस ले रहे हैं, इफ f of x1 y1 इज इक्वल टू f of x2 y2, तो हमें शो करना है x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2, दैट मीन्स x1 x2 के इक्वल, y1 y2 के इक्वल। इमेजेस कैसे डिफाइन है वो इक्वेशन स्टार में दिया है, बाय यूजिंग स्टार क्या लिख सकते हो आप, 2x प्लस 1 2 की पावर y
1 y1 माइनस 1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1 टू की पावर y2 माइनस 1। ठीक है, दोनों साइड 1 ऐड कर दीजिए, 1 कैंसिल हो जाएगा। अब फिर क्या बचेगा नेक्स्ट स्टेप में, बाय एडिंग 1 कह सकते थे। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 2x1 प्लस 1 टू की पावर y1 इज इक्वल टू 2x2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर y2। अब देखिए अगर हम इस 2 को इधर ले आते हैं तो ये 2 का मल्टीपल प्लस 1 यानी कि ओड नंबर, और यहाँ भी, यहाँ क्या है 2 का कुछ मल्टीपल यानी कि इवन। ओड इवन के इक्वल होता है क्या, कब होगा इक्वल, ये दोनों कब इक्वल हो जाएंगे, जब x1 x2 के इक्वल होगा y1 y2 के। दैट इंप्लाइज x1 y1 इज इक्वल टू पॉसिबल ओनली व्हेन, यहाँ पे लिखना है आपको, दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। अब आपने ऑर्डर्ड पेयर में पढ़ रखा है, दो ऑर्डर्ड पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट में सेट बनता है ऑर्डर्ड पेयर का, और ऑर्डर्ड पेयर में आपने पढ़ा है कि दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होती है। जैसे मैट्रिक्स में करते हो आप, एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स से इक्वल कब होती है, जब उनका पहली कंडीशन ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक्स हम ऑर्डर से डिफाइन करते हैं। फिर उसके बाद जो एलिमेंट इस वाली मैट्रिक्स का है यानी A11 दूसरे वाले का भी 1 एलिमेंट बराबर होना चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर में भी यही कंडीशन होती है कि ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, 1 प्रूव हो गया। उसके बाद सिमिलर ऑन टू के लिए 2-3 टेस्ट मैंने करवा रखे हैं। 1 के लिए तीसरा क्या है, दो तो मैं बता चुकी हूँ, एक ग्राफिकल अप्रोच और एक डेफिनेशन। दूसरा क्या है, तीसरा क्या है कि आप किसी फंक्शन को मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग प्रूव कर दो, तो वहां से 1 अगर कोई फंक्शन 1 है तो इंप्लाई नहीं करता है कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। लेकिन अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग, वन वे ट्रू है, ये दोनों तरीके से ट्रू नहीं होता है। अगर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग प्रूव कर देते हो तो वहां से इंप्लाई तो कर देगा 1 जैसे मैंने बताया P इंप्लाई Q, उल्टा नहीं हो सकता। ठीक है, या ये कहो कि नोट, अगर मैं ये कह रही हूँ P इंप्लाई Q तो इसका उल्टा तो हमेशा होगा, नेगेशन ऑफ Q इंप्लाई नेगेशन ऑफ P। लेकिन इसके नेगेशन के बारे में कुछ नहीं कहेंगे, Q P इंप्लाई कर देगा, उसके बारे में भी कुछ नहीं कहेंगे। इससे डायरेक्ट ये रिजल्ट तो बन जाता है। ठीक है, ये बहुत बार मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ है हमारी क्लासेस में, और यहीं से मैंने नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में डिफरेंस करना भी सिखा रखा है। ठीक है, तो देखिए ये दिया हुआ है। अब ऑन टू के लिए वही दो अप्रोच, एक तो डेफिनेशन क्या कहती है कि कोडोमेन के एलिमेंट के लिए, वही डेफिनेशन से ही एक बार मैं प्रूव करवा देती हूँ। फॉर ऑन टू फंक्शन क्या करोगे, फॉर यहाँ के लिए फॉर x बिलोंग टू नेचुरल नंबर, x1 लिख रहे हो तो x लिख दो, देयर एग्जिस्ट, अब डोमेन की बात कर रहे हैं और डोमेन में कैसे हैं, ऑर्डर्ड पेयर हैं। देयर एग्जिस्ट एक्स वाई बिलोंग टू n क्रॉस n सच दैट f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाए, x के इक्वल आ जाए, यही बात है। ठीक है, तो इसके लिए हम ये प्रूव करना है फॉर ऑन टू, ये डेफिनेशन है कि कोडोमेन के एलिमेंट की यहाँ पे प्री इमेज हो सभी की, ठीक है, और यूनिक हो। ठीक, वो देखना है अब हमें। अब इसके एग्जिस्टेंस के लिए एग्जाम्पल ले सकते थे यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 0 ले लिया, क्योंकि इसने कहा है गिवन है ये n में कैसे एलिमेंट है, लिख लेना चाहे 0 1 2 3, इसने दिया हुआ है कि जो नेचुरल नंबर है वो 0 को इंक्लूड करता है, तो हमने 0 ले लिया नेचुरल नंबर से। अब हम क्या करवाना चाहते हैं, हम यहाँ पे एक्स वाई एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं, किसमें, एफ ऑफ नहीं लिखो, यहाँ पे एक्स वाई लिखो, ऑर्डर्ड पेयर लिखो, एक्स वाई सच दैट, कहाँ, n क्रॉस n में, कि इसकी इमेज एफ ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल आ जाए, 0 के। अब ये डिफाइन कैसे है, 2x प्लस 1 2 की पावर y माइनस 1, और राइट साइड में क्या है, 0 है। ठीक है भाई, राइट साइड में क्या है, 0, इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा। ठीक, अब ये 1 के इक्वल कब होगा,
ये 1 चाहिए सिर्फ हमें, तो इसके साथ जो x लगा हुआ वो 0 हो जाए और जो y लगा हुआ वो 0 हो जाए। ये कब होगा 1 के इक्वल? जब x और y क्या हो जाए? 0। तो यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर गया आपका? 0 0 बिलोंग टू n क्रॉस n, यानी कि आपको क्या मिल गया? दैट इम्प्लाइज देयर एग्जिस्ट फॉर 0 belong to natural number, there exist 0 0 belong to n cross n such that f of 0 0 is equal to 0। ये 1 के 0 के लिए प्रूव कर दिया। सिमिलर आप प्रूव कर सकते हो किसके लिए? for x is equal to 1, that is there exist x y belong to n cross n। डेफिनेशन से इधर उधर नहीं जाना आपको। अगर आपको डेफिनेशन क्लियर है, आपकी पकड़ है डेफिनेशंस पे, कॉन्सेप्ट्स पे, तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी दिया हो आप आराम से लिख सकते हो। अब मैं यहाँ पे 100 क्वेश्चंस आपको करवा दूं, 150 करवा दूं, उससे आपकी प्रैक्टिस पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं पड़ेगा। अब कोई कह दे कि मैंने आपको 15 क्वेश्चन दे दिए, अब आपने वो 3 घंटे में कर ली, हाँ वो आप अपने तरीके से, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, सबका अलग अलग तरीका होता है लिखने का। मैं ये कह दूं कि आप मेरे ही तरीके से लिखो, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने तरीके से ही लिखोगे, करने के बाद भी आप अपने तरीके से लिखोगे। मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि आप ऐसे ऐसे कर दो, ठीक है। अब आपका काम है, आपके कितने कंसेप्ट क्लियर हैं ये आप पे डिपेंड करता है। आप सभी पेपर क्लियर करके आए हो तो इतना तो आपको पता ही होगा, ये मैं एज्यूम करती हूँ, ठीक है। और मैथ वाले हैं, एज्यूम तो कर ही सकते हैं भाई, ठीक है। देखिए, तो ये एग्जिस्ट करवाना है, इसमें डेफिनेशन पे ही रहेंगे हम। f ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल हो जाए? 1 के। ये कैसे डिफाइन किया हुआ है? 2x प्लस 1 2 की पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 1। ये इधर आएगा प्लस 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2x प्लस 1 2 की पावर y इज इक्वल टू 2। अब ये पूरी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए? 2 के। ये 2 कब होगा? ये 2 कब हो जाएगा? जब x को हम 1, ये x को 0 पुट कर दें और y को क्या पुट कर दे? 1। x को क्या पुट कर दे? 0, 1 बचेगा इधर, और इसको y को क्या पुट कर दे? 1। दैट इज हमें क्या मिल गया? 0 1 एक पेयर मिल गया। किसमें? n क्रॉस n में। for 1 belong to natural number, there exist 0 1 such that f of 0 1 is equal to 1। यानी कि 0 0 की इमेज आपकी 0 आ रही है, 0 1 की इमेज 1 आ रही है। सिमिलर बाकी भी चेक कर सकते हो। दैट इंप्लाइज गिवन फंक्शन हेंस f n क्रॉस n to n is bijective 1 1 and bijective, that is 1 1 and on 2। क्या प्रूव कर दिया आपने? फंक्शन को 1 1 एंड ऑन 2 हो जाएगा भाई, सभी का हो जाएगा, ठीक है। होशियार हो गए आप लोग। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ये भी 2 पार्ट में दिया हुआ है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अभी तक हमने PMI किया, नेक्स्ट हमने कॉम्प्लेक्स नंबर, उसके बाद हमने प्रोबेबिलिटी, उसके जस्ट बाद हमने क्वेश्चन किया सेट रिलेशन फंक्शन का, और अब आता है क्वेश्चन हमारा बाइनोमियल थ्योरम का और सीक्वेंस एंड सीरीज का, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। कोफिशिएंट पूछता है किसका? x की पावर 4 का इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x की पावर 2 की पावर 100, ठीक है। टू फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन दी एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर। अब देखिए एक से ज्यादा वेरिएबल है, मल्टीनोमियल का कॉन्सेप्ट लगेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम? बाय यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीनोमियल एक्सपेंशन वी कैन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एनी पावर, ठीक है। तो क्या होगा? हमें जिसका भी कोफिशिएंट निकालना होता है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये है x 3 है, x प्लस 3 ही ले लेते हैं हम,
x1 प्लस x2 प्लस x3 की पावर n है, ठीक है। इसमें अगर आपको कोफिशिएंट निकालने हैं तो उसको क्या लिखते हो, समेशन, जो भी यहाँ पावर होती है अपॉन में इसकी हर एक टर्म को पावर में लिखोगे, यानी कि x1 की पावर p, x2 की पावर q एंड x3 की पावर r। कुछ ना कुछ पावर होगी, जैसे यहाँ पे दे रखी है इसकी पावर 1, x की 1 को क्या लिख सकते हो आप, x की पावर 0, x की पावर 1, x की पावर 2। ये p, q और r है जो यहाँ पे 1 0 1 2 है, ठीक है। उसके बाद जो जो भी पावर होती है यहाँ इसके डिवाइड में फैक्टोरियल लगा के हम डिवाइड करवा देते हैं, ठीक है। और यहाँ जितने भी पावर्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, p प्लस q प्लस r इस n के बराबर होना चाहिए। ये 3 है, आप 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, जितने भी मल्टीनोमियल का मतलब यही होता है, 2 से ज्यादा, ठीक है। अब इस पे अप्लाई करोगे आप ये कॉन्सेप्ट इस पे, तो क्या हो जाएगा, इस पे अप्लाई करोगे तो क्या होगा, समेशन n की जगह 10 है, 10 फैक्टोरियल अपॉन में 1 यानी x की पावर 0, x की पावर 0 1, इसकी पावर को मान लिया आपने p से लिख लिया, नेक्स्ट इस वाले को, नेक्स्ट वाली पावर x है, इनटू में है ये सभी, ठीक है। x की पावर 1 और इसको क्या लिखा है q, नेक्स्ट है x स्क्वायर और इसकी पावर को हमने r लिख लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल, r फैक्टोरियल और p प्लस q प्लस r की वैल्यू 10 है, ठीक है। अब हमें जो चाहिए, हमें चाहिए है कि x की पावर, यहाँ बेस से में पावर ऐड हो जाए, हमें किसका कोफिशिएंट चाहिए, x की पावर 4 का। तो हम यहाँ पे जो भी x की पावर है उसको क्या कह रहे हैं, उसका कोफिशिएंट चाहिए हमें, तो इसकी पावर 4 के लिए क्या लिख दोगे यहाँ पे, 10 फैक्टोरियल अपॉन में p q r x की पावर, बेस से पावर ऐड हो जाएंगी, क्या आ जाएगा q प्लस 2r, ये हमें 4 चाहिए और इसका कोफिशिएंट ये वाला, ठीक है, p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 10, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, तो क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का कोफिशिएंट, पावर क्या है हमारी q प्लस 2r, ये है, ये 4, साथ में कंडीशन है p प्लस q प्लस r इज इक्वल टू 10। तो यहाँ से पॉसिबल केसेस बना लेते हैं पावर 4 के लिए। तो सबसे पहले कंडीशन, अगर q को रख दिया 0, q 0 है तो r की वैल्यू आ गई है आपके पास 2, अगर r 0 है तो q की वैल्यू आ गई है आपके पास 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी पुट करते रहो, 10 आना चाहिए सम, तो p क्या बचेगा यहाँ पे 8, इस केस में p कितना बचेगा 6। और क्या कंडीशन हो सकती है, अगर q को रख दिया 2, 1 रख नहीं सकते, इंटीजर वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। पावर्स हमेशा रेडिकल फ्रैक्शंस, फ्री फ्रॉम रेडिकल फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो q को 2 रखा तो यहाँ से r की वैल्यू 1 आ गई है और p की वैल्यू क्या आ जाएगी 7 आ जाएगी। तो इसके सारे कोफिशिएंट्स काउंट कर लीजिए। फर्स्ट के लिए, फर्स्ट केस ये जो है ये केस 1 हो गया, ये केस 2 बन गया, ये केस 3 हो गया, ठीक है। इनको डिस्कस करना है अब, उसके लिए हम यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे, p का फैक्टोरियल, q का फैक्टोरियल, 0 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। कोफिशिएंट्स ही काउंट करने हैं, यहाँ तो x की पावर 4 ही आएगा, ठीक है, ये तो 4 ही होगा अल्टीमेटली। नेक्स्ट में सेकंड केस के लिए 10 फैक्टोरियल, हमें सिर्फ कोफिशिएंट चाहिए तो ये इरेज कर देते हैं साथ में, सिंप्लीफाई कर दो इसको, 10 को 8 तक लिखोगे यानी 10 इंटू 9 अपॉन में 2, ये आ जाएगा 45, ठीक है। नेक्स्ट p 6 है, q 4 है और ये 0 फैक्टोरियल, तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 6 नीचे से कैंसिल हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, ये कितना बच गया 210, ठीक है। थर्ड केस के लिए ये आपको लिखना है भाई 10 फैक्टोरियल, p 7 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, थर्ड केस के लिए। तो ये टोटल नंबर हो, ये इनको ऐड करके हमारा x की पावर 4 का कोफिशिएंट आ जाएगा
10 इंटू 9 इंटू 8, 7 फैक्टोरियल इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये हो गया 360। अब कोफिशिएंट ऑफ हेंस 5 नंबर में है, हेंस कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर की पावर 10 इज, क्या आ जाएगा, 45 प्लस 2 प्लस 360 ऐड कर दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट सीक्वेंस एंड सीरीज से हमारा क्वेश्चन, इसी का सेकंड पार्ट क्या दिया हुआ है, इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव का मतलब तो समझ में आता होगा सभी को, पॉजिटिव का मतलब इंक्लूडिंग, नॉट, हम जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, नेगेटिव में भी जीरो को इंक्लूड नहीं करते हैं, नॉन नेगेटिव या नॉन पॉजिटिव कहता है अगर तो जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, यहाँ जीरो नहीं है इंक्लूड आपका, सच दैट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए, देन प्रूव दिस, ठीक है। जो गिवन है वो लिख दो पहले। क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, क्वेश्चन 4 सेकंड पार्ट, लेट एक्स वाई लिख देना, एक्स वाई जेड बी एनी पॉजिटिव रियल नंबर सच दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू ए। हमें जो प्रूव करना है वो यहाँ पे लिखोगे, टू प्रूव क्या दिया हुआ है, x प्लस 1 by x plus 1 by y plus 1 by z, to prove 1 by x plus 1 by y plus 1 by z is क्या दिया हुआ, ग्रेटर और इक्वल टू 9 by a, ठीक है। अब देखिए जो नंबर्स हैं हमारे उनका रेसिप्रोकल है, इसका मतलब हमारे जो भी एक्स वाई जेड थे उनका सम तो दिया हुआ है a, वो a तो यहाँ पे आ गया, यानी x प्लस वाई प्लस जेड की जगह तो इसने a लिख दिया जहाँ पे हमें प्रूव करना था, और बाकी नंबर को रेसिप्रोकल में लिखा हुआ है। हमें एक इनक्वालिटी यूज करनी है, सीक्वेंस एंड सीरीज का दूसरा क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो कौन सी इनक्वालिटी यूज करनी है कि वी नो दैट arithmetic mean is always greater than geometric mean is always greater than harmonic mean, ठीक है। ये क्या होता है, अगर यहाँ 3 ही नंबर लिए हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बाय 3 इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू gm, क्योंकि पावर नहीं है, समेशन और रेसिप्रोकल के साथ दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अगर x y z AP में है तो 1 by x 1 by y 1 by z किस में हो जाएंगे, अगेन एपी में होंगे, उनका हार्मोनिक मीन 3 by 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z, ठीक है। इसको क्या, ये क्या दिया हुआ है, a by 3 गिवन यूजिंग स्टार, वही सेम, या गिवन दैट लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन स्टार, x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पुट कर दिया हमने, ग्रेटर और इक्वल टू 3 by 1 by x प्लस 1 by y प्लस 1 by z, इसको इधर ले जाओ, इसको यहाँ पे ले आओ और आपका प्रूव हो जाएगा ये रिजल्ट सेकंड क्वेश्चन का। कितने आसान क्वेश्चंस थे, ठीक है। तो इतना टफ नहीं आएगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, एक बार सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ दो, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 5, लेट A and B आर द स्क्वायर मैट्रिसेस, क्या दी हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, ठीक है। और अगर ए बी बी ए के इक्वल है, गिवन है ये, तो हमें प्रूव करना, और मेंशन भी कर दिया बाय यूजिंग मेथड ऑफ इंडक्शन, मैथमेटिकल इंडक्शन, ए बी पावर एन इज इक्वल टू ए रेज्ड पावर एन बी रेज्ड। यहाँ सिर्फ यही कंफ्यूजन है क्रिएट कर रखी है कि जब भी हम प्रूव करते हैं यूजुअली हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो होल्ड नहीं करवाते हैं, लेकिन इसने क्वेश्चन में दे दी है तो हम उसका यूज करते हुए इसकी nth को हम प्रूव कर देंगे, ठीक है। सेम रहेंगे स्टेप्स हमारे। फर्स्ट मेंशन है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल क्वेश्चन, तो सॉल्व करते हैं हम क्वेश्चन बाय यूजिंग
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। लेट Pn मान लेते हैं, जो भी स्टेटमेंट दे रखी है उसको Pn एज्यूम करते हैं। हमारी स्टेटमेंट क्या दे रखी है, AB की पावर n इज इक्वल टू A रेज टू पावर n, ये Pn एज्यूम कर लिया हमने, ठीक है। 4 इसको Pn एज्यूम कर लिया। अब हमें पहली बात क्या होती है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, पुट करना होता है n को, प्रूव करना होता है एक दो नंबर के लिए। हमने n को 1 रख दिया, पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन स्टार, इन इक्वेशन स्टार, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a b की पावर 1 इज इक्वल टू a की पावर 1 b की पावर 1, ठीक है। और दैट इज विच इज ट्रू, ट्रू है क्योंकि गिवन है, गिवन ए बी इज इक्वल टू बी ए इन क्वेश्चन में दिया हुआ ए बी गिवन, स्टार्टिंग में लिख सकते थे यहाँ गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो भी लिख सकते हो और उसको इक्वेशन नाम दे सकते हो और कह सकते हो बाय यूजिंग दिस इज ट्रू, ठीक है। हेंस Pn is true for n is equal to 1। अब आपको क्या करना है, नाउ वी assume that, हम ये assume कर लेते हैं कि जो Pn स्टेटमेंट है is true for n is equal to k। हम k के लिए assume कर लेते हैं, अगर हम इसको k के लिए assume करते हैं तो n की जगह क्या आ जाएगा, k, a b की पावर k किसके इक्वल हो जाएगा, a k b k। इक्वेशन डबल स्टार बना दीजिए, इसका यूज करके हम प्रूव कर देंगे। अब हम क्या करना है, नाउ वी shall now prove that Pn is true for all n is equal to k plus 1, ठीक है। k plus 1 के लिए प्रूव कर सकते हैं, प्रूव करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n की जगह हमने पुट कर दिया k plus 1, तो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, ए बी की पावर k plus 1 इज इक्वल टू a रेज टू पावर k plus 1 b रेज टू पावर k plus 1। अब हम ये जब भी प्रूव करना होता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 taking लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1 और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव कर देंगे। दैट इज क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ए बी की पावर k plus 1 ये ली है हमने, ठीक है। इसको क्या लिख सकते हो, ए बी की पावर k इंटू में ए बी, ठीक है। फिर उसके बाद ए बी के ए बी, क्योंकि हमारे गिवन है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बस कंफ्यूजन यही था इस क्वेश्चन में, क्यों प्रूव नहीं कर पा रहे थे हम। हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती, लेकिन इस क्वेश्चन में तो वो कंडीशन दे रखी है, ठीक है, उसी का यूज करना है आपको। इसको एक साथ लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ए पहले तो ओहो यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, पहले तो इसको इक्वेशन जो डबल स्टार में थी बाय यूजिंग, अब आपको क्या करना है, बाय यूजिंग इक्वेशन डबल स्टार जो हमने के लिए एज्यूम की थी। क्या एज्यूम किया था कि ये जो स्टेटमेंट है हमारी वो के लिए ट्रू है, ए बी की पावर के जहां भी होगी वो ऐसे एक्सपेंड हो जाएगी, ए की पावर के बी की पावर के, ये ट्रू है तो एज्यूम किया है और यूज करेंगे। इसकी जगह आप क्या यूज कर सकते हो, क्या लिख सकते हो, के ए की पावर के बी की पावर के और इसके साथ है ए बी, ठीक है। अब इन दोनों को एक साथ लिख लीजिए, ए के बी के ए बी। अब ये कॉम्यूटेटिव यूजिंग गिवन कंडीशन, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए की पावर के ए बी की पावर के, इसको हमने ऐसे लिख दिया और इसकी जगह ये रिप्लेस करवा दिया। अब एक मल्टीप्लाई करोगे कंबाइन, क्या आ जाएगा, ए की पावर के प्लस 1 बी की पावर के प्लस 1,
which is required राइट हैंड कंडीशन जो हमें प्रूव करनी थी, ये आ गया है हमारा। ठीक है, हेंस लास्ट स्टेप क्या होगा, हेंस जो पीएन स्टेटमेंट हमने ली है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग टू नेचुरल नंबर या n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है, तो आपकी स्टेटमेंट ट्रू है फॉर ऑल नेचुरल नंबर। देखिए हमने 5 क्वेश्चन किए हैं, मैंने आपको समझाया भी है कि ऐसे ऐसे आपको लिखना है। ठीक है, फिर भी 1 घंटे में हमने 5 क्वेश्चन कर दिए, आपके पास 3 घंटे हैं। ठीक है, देखिए मेरी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं थी, मैंने आपको बोल बोल के समझाया, एक्सप्लेन किया, इधर उधर की बातें भी की, फिर भी इन 5 क्वेश्चन को 1 घंटे में कंप्लीट कर दिया। ऐसे आपको 15 करने हैं। ठीक है, बड़े आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, और पिछली बार जिन्होंने 12-13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे उनका सिलेक्शन भी हुआ है। ठीक है, तो आपको क्वेश्चंस वही अटेम्प्ट करने हैं पहले जो आपको बहुत अच्छे, आपको लेंथी, अगर आपको लेंथी थ्योरम्स जो दी हुई है वो आपको पता है कि आप इसका प्रूफ लास्ट कर दोगे, उसको कंप्लीटली एक्यूरेसी के साथ बिना मिस्टेक के जल्दी से निपटा दो, अगर आपको पता है कि आप कर सकते हो। अदरवाइज जो लेंथी उसको स्किप भी कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर, चलो ये 6 क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अगले 5 हम नेक्स्ट क्लास में, और अगले 5 हम नेक्स्ट क्लास में, उसके साथ साथ आपको पीडीएफ भी मिलती रहेगी। ठीक है, हम 2-2 टॉपिक से 5-5 क्वेश्चन लेके हर टॉपिक से जितने भी हमारे हैं, सेट रिलेशन, फंक्शन, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, लॉगरिथम, सीरीज, ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज यानी एपीजी पीएचपी, ठीक है, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन वेक्टर, देन 3D 2D, ठीक है, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आया, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आया, स्टैट से क्वेश्चन आया, और ज्यादा टफ नहीं है, 2 ही एक्सपेंशन करनी है आपको, बाइनोमियल हो गया, पॉइजन हो गया। ठीक है, इन्हीं दोनों से बाइनोमियल तो करना ही है, फॉर स्क्यू, और ये सब मैंने स्क्यूड और फॉर सिमेट्री के लिए भी और स्क्यू सिमेट्री के लिए भी, यानी कि एक बार n और p दोनों इक्वल होते हैं, एक केस में दोनों इक्वल नहीं होते हैं, 2 ही केस तो बनते हैं हमारे बाइनोमियल के, और उसी से क्वेश्चन एस्टेट में भी पूछे जाते हैं, स्क्रीनिंग में भी पूछे जाते हैं, इवन सब्जेक्टिव में भी डाल दिया। कितना छोटा सा और आसान टॉपिक है। ठीक है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बहुत अच्छे से करवाया, DTPLSB फोल्डर में प्रैक्टिस सेट में आपको मिल जाएगा, और साथ में बेसिक से करना है तो आपका जो ऑल लेक्चर फोल्डर है वहां मिल जाएगा। ठीक है भाई, ये 5 क्वेश्चन ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में 5 क्वेश्चन, ऐसे ही हम सारे क्वेश्चन कर लेंगे, और साथ के साथ 2 चैप्टर के मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ पीडीएफ, सीक्वेंस एंड सीरीज एंड स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ऐसे ऐसे 2-2 चैप्टर हम करते रहेंगे जिनकी पीडीएफ आपको मिलेगी, और देन मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स के साथ 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम करेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में। और एस्टेट का हमारा जो आपको पता ही है लाइव बैच है, और जो लाइव नहीं है रिकॉर्डेड तो ऑलरेडी है, जिसमें पिछले साल हमने प्रैक्टिस मॉक जैसे पूरा रिकॉर्डेड को पूरा रिकॉर्ड हो चुका है, प्रैक्टिस जो हमने लास्ट ईयर करवाई थी वो। अब लाइव क्लास भी हमारी 20-22 क्लास हो चुकी हैं और कंटिन्यू रहेंगी जब तक एस्टेट नहीं आएगा, ऐसे ही लास्ट ईयर के जैसे ही हमारा ये बैच जो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। और अभी जैसे जोबनप्रीत कौर, विजेंद्र कौर ये पूछ रहे हैं, एस्टेट की जो हमारी लाइव क्लास है वो नेक्स्ट इसके जस्ट बाद होगी। ठीक है भाई, मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। सीक्वेंस एंड सीरीज हमारा चल रहा है, तो अभी के लिए इतना ही। ठीक है, थैंक यू सो मच।